प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर इस ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने बताया कि हम एक एक करके क्लास 12 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस कड़ी में आज हम नोटिस राइटिंग या नोटिस ड्राफ्टिंग को पढ़ेंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले एक अच्छे विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वो टॉपिक क्या है। हमारे दैनिक जीवन में चूंकि भाषा का दैनिक जीवन से संबंध है, अतः उस विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि उसका उसके दैनिक जीवन में महत्व या उपयोग क्या है। नोटिस जैसा कि शब्द से ज्ञात होता है, अंग्रेजी भाषा के शब्द नोट से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्यान देना। नोटिस दरअसल ध्यान में लाने हेतु जारी किया गया एक राजकीय अथवा अराजकीय पत्र है, एक दस्तावेज है। आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे नोटिस आते हैं। उदाहरण के लिए आपके घर में बिजली का बिल आता है, वो भी विद्युत विभाग का नोटिस है। वो आपको ये बताता है कि आपने कितना उपभोग किया, कितने आपका बिल है, कितने तारीख तक जमा कराना है, और उसे और प्रेरक बनाने के लिए एक निश्चित तिथि के पश्चात जुर्माना लगाया जाता है ताकि आप समय पर बिल भरें। यहां तक कि आप विभाग के सामान्य विभाग के कार्ड देखते हैं, उसमें भी लिखा होता है नोट। कभी कुछ लिखा होता है नोट के नीचे, कभी लिखा होता है समय का विशेष ध्यान रखें, झूठा नहीं छोड़े, वगैरह वगैरह। ये सब दरअसल आपका ध्यान आकर्षित करने के तरीके हैं। इसी प्रकार चूंकि हमारे शिक्षा का उद्देश्य एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है, इसका उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर जितनी भी प्रकार की गुण हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको निखारना है, उनको परिशोधन करना है। इसके लिए विद्यालय में अलग अलग प्रकार की कमेटियां बनाई जाती है, अलग अलग प्रकार की समितियों का निर्धारण किया जाता है। आप जहां पर भी पढ़ते हैं, आपने देखा होगा एक सर्टेन सर या मैडम बोर्ड का काम देखते हैं, एक सर्टेन सर या मैडम या कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स कल्चरल एक्टिविटीज का ध्यान रखते हैं। कोई आपके एनसीसी का इंचार्ज है, कोई आपके एनएसएस का इंचार्ज है, कोई स्काउट गाइड का इंचार्ज है, कोई आपके विषय का हेड का डिपार्टमेंट है। सामान्यतः नोटिस यही लोग जारी करते हैं। इन विभागों में भी अलग अलग पद होते हैं। चेयरपर्सन हो सकता है, जैसे हमारा विद्यालय मान लिया कल्चरल कमेटी बनाई हमने, एक मैडम को हमने उस कल्चरल कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया, एक मैडम को हमने उसका सेक्रेटरी बनाया, 2-3 मेंबर बनाए। स्कूल में कोई कल्चरल एक्टिविटीज है, हम उस टीम को काम सौंपते हैं और वो आपके लिए नोटिस जारी करती है। इसी प्रकार से हमारे स्कूल में मान लिया लिटरेरी एक्टिविटीज करनी है, साहित्यिक गतिविधियां करनी है, हमने एक लिटरेरी कमेटी बनाई, उसमें एक चेयरपर्सन बनाया लिटरेरी कमेटी का, एक सेक्रेटरी बनाया, 2-3 मेंबर बनाए, सभी भाषाओं के टीचर्स लिए, ताकि इंग्लिश में डिबेट हो, कोई कंपटीशन हो या लिटरेरी एक्टिविटी हो, स्पीच आर्टिकल कंपटीशन है, तो वो आगे आ जाए, बाकी सहयोगी के रूप में कार्य करें। तो इस प्रकार से विद्यालय के सत्र की शुरुआत में ही हम विभिन्न समितियों का गठन करते हैं, जो समय समय पर अपने अपने संबंधित क्षेत्र के विद्यार्थियों को नोटिस जारी करते हैं, उन्हें विभिन्न शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में आगे आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपको ये बात क्लियर है तो नोटिस बहुत आसानी से क्लियर होगा। एक बात विद्यार्थियों याद रखें कि जब आप एक परीक्षा में जा रहे हैं, आप जो 365 दिन पढ़ते हैं, उसे आपको 3 घंटे 15 मिनट में पूरा करना है। एक और बात है, एक अच्छे नोटिस में किन गुणों या विशेषताओं का समावेश किया जाना चाहिए। देखिए, जब आप एक नोटिस जारी करते हैं तो जिसको नोटिस दे रहे हैं या जिसका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उससे उस नोटिस के विषय में समस्त विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। चूंकि यहां आप एक छात्र के रूप में काल्पनिक रूप से किसी पद को धारण करते हुए, चाहे प्रधानाचार्य के पद को, चाहे एनसीसी के इंचार्ज को, और चाहे कल्चरल कमेटी के सचिव या सेक्रेटरी या चेयरपर्सन को या लिटरेरी कमेटी के चेयरपर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, आप एक स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक अच्छे नोटिस में जारी करने वाली संस्था का नाम,
जारी करने की दिनांक, जारी करने वाले व्यक्ति का नाम, उसका पद, उसका विभाग, कार्यक्रम का दिन, समय, स्थान आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। इसी प्रकार चूंकि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को आगे लाना है, प्रमोट करना है उसके अंदर को, टू ब्रिंग द इनसाइट्स आउट, तो यह भी ध्यान रखा जाए कि आपके द्वारा जारी किया गया नोटिस प्रेरणादायी हो। आपकी प्रेरणा विद्यार्थी को किसी भी गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये 3 विद्यार्थी को कार्यक्रम में भाग लेने, उसके लिए अपना पढ़ाई से हटकर कीमती समय देने और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए ये प्रेरणा के नारे हैं। अब हम मोटे मोटे तौर पे डिस्कस करते हैं कि जब आप एक एग्जाम में एक क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं तो किस प्रकार से उस क्वेश्चन को अटेंड करें। ये शॉर्ट कंपोजिशन का हिस्सा है, 50 शब्द होने चाहिए। हो सकता है बोर्ड पर अभी आपको 70-80 शब्द दिख रहे हैं, लेकिन ये सब प्रयोग नहीं करने हैं, इनमें से आपको छांट कर प्रयोग करने हैं। एक अच्छा नोटिस लिखते समय आपको किस प्रकार से लिखना है। पहले आपका जो भी प्रश्न है, प्रश्न में आई जानकारी को सुस्पष्ट शब्दों में पढ़ें और उस ज्ञान को दिमाग में बैठा लें जैसे जो कहा गया है। अगर एक प्रश्न है, इमेजिन दैट यू आर राजीव सक्सेना, इंचार्ज एनसीसी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगियासी, ड्राफ्ट ए नोटिस आस्किंग स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड टू ब्लड डोनेशन। तो आप यकीन रखिए आपका नाम राजीव सक्सेना है, आपका पद इंचार्ज है आप, और आपकी स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर स्कूल जोगियासी है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल जहां से नोटिस जारी हुआ है, अगर प्रश्न में आया है तो उसके अनुसार लिखे, चाहे वो निजी शिक्षण संस्थान है, सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागौर, सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। यदि प्रश्न में आया है तो ठीक है, अन्यथा अपनी मर्जी से लिखिए। एक बात याद रखिए, आप जब बोर्ड परीक्षा में अपीयर होते हैं तो कहीं पर भी अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करें, ये भी ध्यान रखिए। फिर है हमारे डेट, ढंग से देखिए, डेट के आगे मैंने 1 लिखा है, ये पहली बार डेट का उल्लेख है। पहली बार उल्लेख है का मतलब है कि ये डेट किस तारीख को इंगित करती है। ये उस तारीख को इंगित करती है जिस दिन नोटिस को जारी किया गया। कभी कभी किसी सरकारी नोटिस में लिखा होता है कि इस नोटिस के जारी होने के 5 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित कराएं। तो सवाल यह है कि किस तारीख को सूचित कराना है। यहां जो डेट डाली गई है उससे 7 दिन के भीतर भीतर, ये पहली डेट याद रखिएगा, ये वो डेट है जो नोटिस जारी होने की तिथि है। एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग की बात भी ध्यान रखिए कि आपके द्वारा जारी किए गए नोटिस जारी करने की तिथि और तीसरी यानी कार्यक्रम की तिथि, इन दोनों में सामान्य परिस्थितियों में, देखिए सामान्य परिस्थितियों का मतलब ऐसे कार्यक्रमों में जहां आप प्रोग्राम को शेड्यूल कर सकते हैं। प्रोग्राम शेड्यूल होता है, 15 अगस्त शेड्यूल है, 26 जनवरी शेड्यूल है, कैरियर डे शेड्यूल है, आपके स्कूल का वार्षिकोत्सव 2 महीने पहले तय हो जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखिए कि जारी होने की तिथि और कार्यक्रम की तिथि में 8 से 10 दिन का अंतर रखें, ताकि विद्यार्थियों को अपने परिजनों को पूछने, उनकी सहमति लेने और कार्यक्रम की तैयारी का आवश्यक समय मिले। तो ये हो गई हमारे नोटिस को जारी करने की तिथि। फिर यहां ये जो देख रहे हैं, अटेंशन से लेकर ऑल तक, ये सब नहीं लिखने हैं आपको। देखिए जैसे आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं जहां 20 ट्रैक है, हजारों यात्री हैं, जैसे ही ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तो सबके कान खड़े होते हैं। फिर जब वो अनाउंसर ये कहता है या कहती है जयपुर से चलकर अहमदाबाद की ओर जाने वाली ट्रेन संख्या, तो सिर्फ वही कान अलर्ट होते हैं जिनको उस गंतव्य स्थान की यात्रा करनी है, अन्य आगे की सूचना को नहीं पढ़ते। इसी प्रकार चूंकि आपका नोटिस विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर या बुलेटिन बोर्ड पर चिपकाया जाएगा,
तो इसे इस प्रकार रखें, क्योंकि विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। अगर सभी नोटिस बोर्ड के आगे भीड़ इकट्ठी करेंगे तो बहुत समस्या होगी। तो पहली सेंटेंस ऐसा लिखें जिनसे संबंधित नोटिस हो वही उसे पूरा पढ़े, बाकी पढ़कर आगे चले जाए। सबसे पहले लिखा गया है अटेंशन स्पोर्ट्स लवर्स। ये तब लिखना है जब आप कोई खेल संबंधी सूचना दे रहे हैं, चाहे आप क्रिकेट किसी भी खेल प्रतिस्पर्धा के आयोजन की बात कर रहे हैं, किसी टीम के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अटेंशन स्पोर्ट्स लवर्स लिखिए। अटेंशन चलता रहेगा। अटेंशन वॉलंटियर्स, आपकी बात स्पोर्ट्स लवर के जगह आपने लिखा वॉलंटियर्स। ये तब लिखे जब वॉलंटियर्स का मतलब है स्वयंसेवक, और एक विद्यालय के अंदर बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चलाई जाती है जो राष्ट्र की सेवा करने के लिए स्वयंसेवक तैयार करती है। राष्ट्रीय योजनाओं में एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट एंड गाइड। उम्मीद करते हैं आप इन सब शब्दों से परिचित होंगे। अगर इनसे संबंधित कोई सूचना है, कोई इनका कैंप संबंधी सूचना है, कोई ब्लड डोनेशन संबंधी सूचना है, कोई और सार्वजनिक कार्य की जो जनहित का कार्य है उसकी सूचना है, तो अवश्य लिखे अटेंशन वॉलंटियर्स, ताकि ये पढ़े जो एनसीसी का वो विद्यार्थी पूरा पढ़े, एनएसएस का पढ़े, शेष आगे चली जाए। फिर अगला है अटेंशन डिबेटर्स। डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद प्रतियोगिता। अगर आपकी जो सूचना है, आपका जो नोटिस है, अगर वाद विवाद से संबंधित है तो लिखे अटेंशन डिबेटर्स। ठीक है, अटेंशन डिबेटर्स में वही पढ़ेंगे जो वाद विवाद प्रतियोगिताओं में रुचि रखते हैं, शेष विद्यार्थी आगे बढ़ जाएंगे पढ़ते। अटेंशन क्विजर्स, आप किसी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। एक सामान्य बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डिबेट वो होती है जिसमें किसी चीज का फॉर और अगेंस्ट होता है। जैसा कि कल मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया कि क्या मोबाइल विद्यार्थी के लिए उपयोगी है, कोई कह सकता है उपयोगी है, कोई कह सकता है अनुपयोगी है। तो जिसका फॉर और अगेंस्ट बनता है वो डिबेट है। लेकिन क्विज वो है जिसमें आपसे सामान्य प्रश्नोत्तर किए जाएंगे, आप उनका उत्तर देंगे, तो क्विजर्स। अगर आप प्रश्नोत्तरी का कोई कार्यक्रम रख रहे हैं, इसी प्रकार से अगर आपका विद्यालय विज्ञान संकाय में संचालित है, आप कहा जा सकता है प्रश्न में आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड है, फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है, आपके प्रैक्टिकल संबंधी सूचना है, फाइल जमा कराने संबंधी सूचना है, प्रैक्टिकल की डिटेल टाइम टेबल संबंधी सूचना है, तो आप सिर्फ लिखिए अटेंशन साइंस लवर्स, साइंस स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से विद्यालय चूंकि अनेक मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन करता है, पिकनिक है, टूर्स है, सर्कस ले जाते हैं, या कभी कभी कोई मूवी दिखाने ले जाते हैं, तो अगर आप इस प्रकार की कोई सूचना देना चाहते हैं तो लिखिए अटेंशन एंटरटेनमेंट्स। अभी आपने ये देखा कि अटेंशन साइंस स्टूडेंट्स तब लिखते हैं जब विज्ञान से संबंधित है, अटेंशन वॉलंटियर्स तब लिखते हैं जब एनएसएस एनसीसी की सूचना है, अटेंशन स्पोर्ट्स लवर्स तब लिखते हैं जब खेल की सूचना है। लेकिन ये भी तो मानिए कि विद्यालय में ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती है जिनका संबंध पहली से लेकर 12वीं तक के समस्त छात्र छात्राओं से होता है। अगर आपकी सूचना ऐसी है, कोई अवकाश संबंधी सूचना है, कोई ऐसी जानकारी है, परीक्षाओं के शुरू होने संबंधी सूचना है, स्थानीय अवकाश की सूचना है, कोई और सूचना है जिसका संबंध विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी से है, फीस जमा कराने संबंधी सूचना हो सकती है, तो आप लिखे अटेंशन प्लीज या अटेंशन ऑल। तो अब आप समझे ये लिखे हुए आपके बोर्ड पर 15 के करीब शब्द है, लेकिन आप देखिए अटेंशन के साथ एक या दो शब्द आ रहे हैं, यानी 3 शब्द काम हो रहे हैं। अब आते हैं, अब हम नोटिस को शुरू करते हैं। All the students are hereby informed. All the students यानी समस्त विद्यार्थियों को सूचित hereby। hereby का अभिप्राय होता है अतएव, यानी इस नोटिस के द्वारा। वरना कैसे पता चलेगा किसके द्वारा? इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि। फिर आप देख रहे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा, मूल परीक्षा में आपका कर्तव्य सिर्फ ये ढंग से करना होगा। अगले वीडियोस में मैं प्रयास करूंगा कि इसी चीज को 3 या 4 अलग अलग एग्जांपल से आपको समझा सकूं, 3-4 क्वेश्चन से समझा सकूं कि ये जो सिर्फ 10 से 12 शब्द है, आप इन 10 से 12 शब्दों को कैसे उपयोग करें कि ये नोटिस बिल्कुल आपका साइंटिफिक और सिस्टमैटिक हो जाए। अभी मैं सिर्फ आपको इसके फॉर्मेशन की घटना बता रहा हूं कि इसको फॉर्मेशन कैसे करना है, ठीक है। तो यहां ये जो लगभग मेरा मानना है 10 से 12 शब्द, और ये 10 से 12 शब्द इतने कॉमन हो जाएंगे, आप विश्वास रखिए अगर आप
ढंग से समझते हैं तो इनमें से भी 6 से 7 शब्द स्वतः ही फिक्स होते हैं, केवल 4 या 5 शब्दों को घुमाना होगा आपको एग्जाम में। यहां हो गया इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। भाई चूंकि मान लिया मैं हूं, मान लिया मैं विद्यार्थी हूं और मैं डिबेट में भाग भी लेता हूं और अच्छा वाद विवाद भी करता हूं, लेकिन हो सकता है जिस दिन वाद विवाद प्रतियोगिता हो मेरे घर पे कार्यक्रम हो, या मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हूं, तो इसलिए कहा जाता है इंटरेस्टेड यानी रुचि रखने वाले, इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स यानी छात्र छात्राएं सबमिट यानी प्रस्तुत करें। क्या प्रस्तुत करना है? अपने अपने नाम। किसको प्रस्तुत करते हैं? अंडरसाइंड अथॉरिटी। इस चीज को देखिए, अंडरसाइंड हिंदी में इसे कहा जाता है अधो हस्ताक्षरकर्ता, जिसके हस्ताक्षर नीचे हैं। अब आप एक बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, बड़े कैंपस में पढ़ते हैं, जहां 70, 80, 100 फैकल्टी है। नोटिस पढ़कर आप किस किस के पास जाएंगे? सवाल ये उससे संबंधित क्वेरीज करने के लिए, जानकारियां लेने के लिए। तो उसके लिए ये लिखा जाता है अंडरसाइंड यानी अधो हस्ताक्षरकर्ता, अधो यानी नीचे और साइन यानी जिसके हस्ताक्षर है। जिसने नीचे हस्ताक्षर कर रखे आपको उसी से संपर्क करना है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड अथॉरिटी। अधो हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को अपना नाम लेटेस्ट बाय बोले या लास्टेस्ट बाय बोले, एक ही मतलब होता है। याद रखिएगा, जो लास्टेस्ट है वही लेटेस्ट है। आप जब कहते हैं ये मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन है, यानी कंपनी ने ये लास्ट मोबाइल बनाया, उसके बाद कंपनी ने अब तक कोई मोबाइल नहीं बनाया है, तो कुछ लोग कहते हैं लेटेस्ट है, मैं कहता हूं लास्टेस्ट है। लेटेस्ट बाय सेकंड डेट। याद होगा आपको, मैंने बताया था डेट नंबर 1 लिखा हुआ है। इस डेट का मतलब क्या है? ये वो डेट है जिस दिन आपका नोटिस जारी हुआ। मान लिया हम ऐसा मानते हैं कि हमने एक नोटिस 10 जुलाई को जारी किया, बच्चे ने पढ़ा, नोटिस बोर्ड पे पढ़ा, घर गया, अपने मम्मी डैडी से कंसल्ट किया, बात की कि मम्मी हमारे स्कूल में क्रिकेट टीम का सिलेक्शन है, आप लोग परमिशन दो तो मैं पार्टिसिपेट करूं। मम्मी ने कहा बेटा पापा शाम को आएंगे, बात करेंगे, हो सकता है पापा रात को लेट आए, बात नहीं हो पाई। अगले दिन बात हुई, तीसरे दिन डैडी ने सोचा, फिर आपने उनको समझाया कि मेरा फ्यूचर है, तीसरे दिन उन्होंने आपको सहमति या कंसेंट दी, तो आपने चौथे दिन जाकर दिया। तो कम से कम इस डेट और इस डेट में 3 से 4 दिन का अंतर रखिए। हो सकता है एक दिन विद्यार्थी अपसेट हो सकता है एक दिन उसके फादर ने उसको कंसेंट नहीं दी हो, या पूछना पड़ा हो, सोचना पड़ा हो। तो इस डेट और इस डेट में 3 से 4 दिन का अंतर रखिए। लिखा गया अधो हस्ताक्षरकर्ता को अंतिम दिनांक तक दें। अब देखिए अंतिम दिनांक तक देने से क्या होगा? जैसे मान लिया 10 जुलाई को मैंने बताया नोटिस जारी हुआ, 14 जुलाई हमने लिख दिया कि 14 जुलाई तक अपना नाम दे दें। 14 जुलाई तक जिस भी अधो हस्ताक्षर करता है, जो इसका इश्यूइंग अथॉरिटी है, उसके पास 20 नाम आ गए तो 20 के अनुसार व्यवस्था करेगा, 50 नाम आए तो 50 के अनुसार व्यवस्था करेगा। सामान्यतः माना जाता है कि स्टेट के बाद किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद मैंने बताया आपको प्रेरणा होनी जरूरी है। किसी भी कार्य के पीछे जब प्रेरणा है तो कार्य की गति तेज है। जब विद्यार्थी आपके कार्यक्रम में, हम चाहते हैं नोटिस जारी करने वाले के रूप में कि विद्यार्थी हमारे कार्यक्रमों में भाग ले, हमारे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले, तो उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए, उन्हें भी कोई पुरस्कार, कोई उपहार मिलना चाहिए। तो ये प्रेरणा के नारे हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर ये 3 या 4 नारे हैं, 3 दिख रहे हैं, एक्चुअली ये नारे भी डिफरेंट है, वास्तव में ये 5 नारे हैं, आपको कोई एक प्रयोग करना है। जैसे मान लिया आप डिबेट कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, डांस कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, आप स्पीच कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, तो उसमें लिखे विनर्स विल बी हैंडसमली रिवॉर्डेड। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे, जिससे विद्यार्थी अपने घर के अंदर सजाने, अपनी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए भाग ले। इसी प्रकार से आप जानते हैं रक्तदान के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं एनसीसी के शिविरों में। एक बच्चा जब इतने कष्ट उठाएगा तो उसे कुछ मिलना चाहिए। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कभी कभी हम जब राष्ट्र के सामने संकट या आपदा आती है तो बच्चों के द्वारा उन पीड़ितों की सहायता के लिए पैसे का कलेक्शन कराते हैं। तो जो हम ये लिख सकते हैं, डोनर्स विल बी हैंडसमली रिवॉर्डेड। चाहे वो रक्तदाता है तो भी डोनर्स, और अगर वो मान लिया सहायता को उसमें कुछ राशि इकट्ठी करता है अपने गली मोहल्ले, अपने पड़ोसियों, अभिभावकों, संबंधियों से, तो उसको भी पुरस्कार दिया जा सकता है। ये तब लिखें जब रक्तदान संबंधी हो, कोई रिलीफ फंड की बात हो, या कोई ऐसा कॉम्पिटिशन हो जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। अगला देखिए प्रैक्टिस और रिहर्सल विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम डे। ये भी एक प्रेरणा है। अब ये सेम डे कौन से दिन से शुरू होगी? तो लास्ट डे है। मान लिया 10 जुलाई को हमने नोटिस जारी किया, 14 जुलाई हमने लास्ट डेट रखी, तो ये इस सेम डे का मतलब 14 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, ताकि विद्यार्थी तत्परता से अपना नाम दे। कि जैसे हम दौड़ते ना, आज बिजली की लास्ट डेट है, अरे आज नहीं जमा करेंगे 100 रुपए टूट जाएंगे, लग जाएंगे। बस वही बात, बच्चे को जितना प्रेरित रखेंगे, जितना उसको मोटिवेटेड रखेंगे, तो इसलिए कि भाई प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी।
या रिहर्सल शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा, प्रैक्टिस और रिहर्सल दो पूर्णतः भिन्न शब्द है। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास है और रिहर्सल का मतलब पूर्वाभ्यास है। आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल करते हैं जबकि क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। अगला अंतिम, चूंकि विद्यालय में साहित्यिक प्रतिभाओं के उत्थान के लिए हम विद्यालय की एक मैगजीन या पत्रिका छपाते हैं। कभी हम इसका नाम कुश रखते हैं, उड़ान रखते हैं, कभी इसका नाम हम यात्रा रखते हैं, कभी इसका नाम फ्रेग्रेंस रखते हैं, कभी इसका नाम जर्नी रखते हैं। तो हमारे विद्यालय में अगर ऐसी कोई किसी पुस्तिका का प्रकाशन होना है तो आप क्यों विद्यार्थी इतने सारे कविताएं लिखेगा या आर्टिकल लिखेगा, ऐसे लिखेगा, पोएम लिखेगा, जो भी लिखेगा उसे क्या मिलेगा? तो उसके प्रेरणा के लिए हमने लिखा सेलेक्टेड मटेरियल विल बी पब्लिश्ड विद फोटो एंड बायोडेटा। जैसे मान लीजिए हमारी बुकलेट होगी, आपका किसी एक विद्यार्थी का आर्टिकल सेलेक्ट हुआ है तो उस आर्टिकल के साइड में उसकी फोटो देंगे हम और नीचे पूरा परिचय देंगे, नाम, पिता का नाम, कक्षा, इसे गत परीक्षा में प्राप्त अंक, रुचियां वगैरह, इसे आप अपनी स्मृति में रख सके, इसलिए ये। अब देखिए नीचे नाम, नेम, पोस्ट और डिपार्टमेंट, ये तीनों देखिए किसके हैं? जारी करने वाले अधिकारी के। नाम सदैव ब्रैकेट में रखें क्योंकि चाहे राजकीय उपक्रम है चाहे अराजकीय उपक्रम है, समस्त कार्यों का संपादन पद नाम से होता है। हम टू द हेडमास्टर लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, टू द राजीव जी सर नहीं लिखते, टू द संजय जी सर कभी नहीं लिखते, ठीक है? तो नेम, उस व्यक्ति का नाम ब्रैकेट में लिखा जाए जो व्यक्ति इसको जारी कर रहा है। उसका पद, उदाहरण के लिए राजीव सक्सेना इंचार्ज, पद क्या है? इंचार्ज है। पद क्या है? सेक्रेटरी है। पद क्या है? चेयरपर्सन है। पद क्या है? प्रमोटर है। पद क्या है? कोऑर्डिनेटर है, ठीक है? उसका विभाग, अगर मैं इंचार्ज हूं तो किसका? बोर्ड एग्जामिनेशन। इंचार्ज किसके हो? एनएसएस। इंचार्ज एनसीसी। चेयरपर्सन किसके हो? लिटरेरी कमेटी, साहित्यिक गतिविधियों के लिए। इंचार्ज कल्चरल कमेटी, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए। इस प्रकार से इंचार्ज, एक सिंपल एग्जांपल जैसा हमारा प्रश्न जो मैंने आपको वीडियो बोला है, यहां ब्रैकेट में आपने लिखा राजीव सक्सेना, पद लिखा इंचार्ज, डिपार्टमेंट यानी विभाग लिखा आपने एनसीसी। अब यहां आ जाते हैं, इस तरफ लिखना है आपको। अगेन देखिएगा, इन 15 शब्दों में से 3 शब्द काम आ रहे हैं, इन लगभग 40 शब्दों में से 10 से 12 शब्द काम आ रहे हैं। चूंकि ये एक शॉर्ट कंपोजिशन है, शेड्यूल कंपोजिशन है, हमें 50 शब्दों के आसपास मंडराना है, ऐसे आर्टिकल भरकर नहीं आना। यहां देखिए आप अंतिम भाग में डेट, अगेन हम वापस सिंथेसिस करेंगे। पहली डेट जिस दिन आपका नोटिस जारी होगा, जिस दिन आपने नोटिस जारी कर दिया कि नोटिस जारी हो गया हमारे विभाग से। दूसरी डेट जिस दिन अपने विद्यार्थियों को नाम देने की अंतिम तिथि रखी कि इसके बाद नाम नहीं लेंगे। ये वो चीज है जो कार्यक्रम की तिथि है। उदाहरण के लिए हमारे 21 जुलाई को कार्यक्रम है, हमने 10 जुलाई को ये नोटिस जारी किया, 14 जुलाई तक छात्र छात्राओं से, रुचि रखने वाले विद्यार्थियों से नाम मांगे और अब ये 21 तारीख, यही जो दिन होगा लास्ट डेट और प्रोग्राम के डेट के बीच में, यही विद्यार्थी अपनी वास्तविक तैयारी करेगा। टाइमिंग, समय, वेन्यू, स्थल, कोई भी कार्यक्रम कहां है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः विद्यार्थी गलती करते हॉल या लिखते स्कूल हॉल। कोई भी कमरा, बड़ा जो कमरा है वो हॉल की कैटेगरी में आता है, हॉल नहीं है। ऑडिटोरियम भी नहीं है, ऑडिटोरियम केवल सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए होता है। विद्यालय में जिन सभी गतिविधियों का संचालन जिस सभा कक्ष में होता है उसे हम अंग्रेजी में सिंपोजिया लिखें। ये मैंने अक्सर देखा है विद्यार्थियों को या हॉल लिखते हुए ऑडिटोरियम लिखते हुए, दोनों नहीं लिखे, सिंपोजिया लिखे। डेट हो गई, प्रोग्राम की डेट, प्रोग्राम की टाइमिंग हो गई, प्रोग्राम का वेन्यू हो गया। टॉपिक और ड्यूरेशन देखिए मैंने आगे बनाकर लिखा है, डिबेट या स्पीच। ये तब देना है आपको, जैसे मान लीजिए आपने यहां से लिख दिया कितनी तारीख को हमारा डिबेट कॉम्पिटिशन होगा, जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम दे देंगे, जारी करने वाले के नाम लिख दिए, लेकिन टॉपिक ही नहीं बताया आपने किस पर डिबेट होगी या किस पर आपको स्पीच देनी। तो टॉपिक यहां लिखें, इज मोबाइल यूजफुल फॉर लर्नर्स, शुड डाउरी बी बैन्ड, शुड इंडिया गो फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसा चीज लिखे अगर आप डिबेट है जिसमें पक्ष और विपक्ष बनता है। फिर ड्यूरेशन की कितनी देर बोल सकते हैं, 5 मिनट बोल सकते हैं, 2 मिनट बोल सकते हैं, 4 मिनट बोल सकते हैं, 8 मिनट बोल सकते हैं, उसका लिखा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो नोटिस है
अगर आप ढंग से समझते हैं तो केवल ये 8 से 10, अगेन कहूंगा 8 से 10 शब्दों में ही आपको अपनी व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है, प्रतिभा का सार लेना है, बाकी ये शेड्यूल है। याद रखिए, एक एग्जामिनर जो आपकी कॉपी जांचता है वो आपकी सभी विद्याओं को नहीं जानता, केवल लिखी हुई विद्या को जानता है। अतः माइंड में शेड्यूल करके पहुंचे, इस थीम को दिमाग में लेके पहुंचे, जो जो आवश्यक सामग्री है उसका उपयोग करते रहें और नोटिस लिखिए। शुभकामनाओं से, धन्यवाद।